नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जीएसओ या एएसओ का जो पेपर होता है, एसएससी सीजीएल के माध्यम से जो जीएसओ का पेपर होता है और यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी या यूपी में एएसओ का एग्ज़ाम होता है स्टैटिक्स ऑफिसर का, या राजस्थान पीएससी में जो एएसओ का पेपर होता है, उसके लिए हम लोग आज से स्टैटिक्स की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। और इस क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, स्पेशली एसएससी सीजीएल में जो जीएसओ की पोस्ट है उसी को हम बेस बना के चलेंगे, क्योंकि लगभग वही सिलेबस हर जगह कॉमन है, चाहे वो एएसओ राजस्थान का हो उनकी पोस्ट हो, या फिर जो एएसओ यहाँ पे यूपी की पोस्ट है, या फिर कुछ कई बार उत्तराखंड या फिर अदर स्टेट्स में भी एएसओ की पोस्टें आती रहती हैं, स्टैटिक्स ऑफिसर की या रिसर्च ऑफिसर की कहीं पोस्टें आती हैं। तो उन सब के लिए हम स्टैटिक्स को एक कंबाइंड रूप में स्टडी करेंगे, और ये पूरा जो आपकी क्लास है L1 क्लासेस के जो एप्लीकेशन है उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं वो जीएसओ या एएसओ के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम का लिंक, इसके माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो आपको इस लोगो के साथ एक ऐप दिखाई देगा, जिस पे लॉगिन करके आप लोग बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं बीएससी के, एसएससी के, या फिर अदर जो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के चल रहे हैं उनकी सारी की जानकारी, उन सभी की जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसकी जो जीएसओ की पोस्ट होती है इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होती है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो स्टैटिक्स की पोस्ट है उसमें हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो सीजीएल एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन अभी हुआ था अगस्त में, उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पे एसएससी सीजीएल के एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो यूपी स्टेट का है, राजस्थान स्टेट का है या अदर किसी स्टेट का है, उसमें वो डिफ़र करता है कि वो लोग एसेंशियल एजुकेशन क्या मांगते हैं। कहीं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपको ओ लेवल डिप्लोमा मांग लेते हैं, कहीं ग्रेजुएशन की डिग्री ही कंपलसरी होती है वहाँ पे एएसओ की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो जीएसओ की पोस्ट है स्टैटिक्स में, उसके लिए यहाँ पर ये जो एसएससी ने निर्धारित किया हुआ है उसमें कहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आप बैचलर डिग्री हो और फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और एटलीस्ट आपका 60% मार्क हो 12th में। 12th जो मैथमेटिक्स आप अगर जो मैथ या बायो में कहीं भी इनरोल हैं, लेकिन अगर मैथ आपका पोर्शन है, मैथ में आपने 60% नंबर गेन किया हुआ है और आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। या आपके पास दूसरी योग्यता हो कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब ये कहने का कि जो बैचलर डिग्री आप लोग कर रहे हैं, कोई भी आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, लेकिन उसमें आप स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़े हैं, तो भी उस केस में आप एलिजिबल हैं यहाँ पर जीएसओ की पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 आता है। इसके लिए क्या है कि इसमें ये भी स्टैटिक्स की एक पोस्ट होती है, एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही इसकी भी पोस्टें आती हैं। और इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। Sorry. The candidate must have studied statistics as subject in all 3 years or all 6 semesters of the graduation course। मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी है
यहाँ पे जो पिछले में हम देखेंगे इंटर पास 60% मैथमेटिक्स में इंटर के साथ पास हों, अगर 10+2 पास हैं तो वो योग्यता यहाँ पे लागू नहीं होती। ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में क्या है कि यहाँ पर स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप तीन साल का डिग्री कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें तीनों साल आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ये मतलब ठीक है, ये तीनों साल के लिए आपके पास ये डिग्री कोर्स होना चाहिए, या फिर सेमेस्टर वाइज अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उस केस में यहाँ पर सभी के सभी मतलब 6 सेमेस्टर में आपके ग्रेजुएशन में ये स्टैटिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब इसका बेसिक पे या बेसिक लेवल की बात करते हैं तो पे बैंड 6 में ये वैकेंसी आती है और ये इसका बेसिक पे है। ये जीएसओ की जो पोस्टें होती हैं स्टैटिक्स मिनिस्ट्री, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मॉस्पी भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके तहत इनकी पोस्टिंग होती है ऑल इंडिया लेवल पे। और जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है उसकी भी पोस्टिंग यहाँ पे आरजीआई क्या है कि ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये अंडर जो होम मिनिस्ट्री है, उसी के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। तो आपको ये पोस्टिंग यहाँ पे भी होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के तहत। ठीक है, दोनों में ग्रेड बी की पोस्ट है और एज यहाँ पे 18 से 32 साल निर्धारित की गई है, 32 ईयर्स तक। और इसमें ये भी जो एलिजिबिलिटी है, जैसे ओबीसी एससी एसटी को जो एज के अकॉर्डिंग छूट मिलती है 3 साल या 5 साल का, या अदर जो कैटेगरीज हैं वो इस पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका पेपर कैसे होता है। ठीक है, जीएसओ या एएसओ की पोस्ट के लिए जो नॉर्मल क्राइटेरिया, जो जीएसओ की पोस्ट के लिए, स्पेशली जीएसओ की पोस्ट के लिए जो यहाँ पे निर्धारित क्राइटेरिया है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करें तो सबसे पहले टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा एसएससी सीजीएल का, जिसमें 25-25 क्वेश्चन आएंगे 50-50 नंबर के। और ये यहाँ पर आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश हो गया। इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकेंड ईयर में जाते हैं। और सेकेंड ईयर में जाएंगे तो पेपर 1 आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पेपर होता है, पेपर 1, और इसमें अलग अलग 2 सेक्शंस बटे होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या है, मॉड्यूल ए में मैथमेटिक्स होती है और रीजनिंग होती है, और यहाँ पे दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होता है। ये इनके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस लिखे गए हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30-30 और यहाँ पे 45 एंड 25। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 180 नंबर और यहाँ पर 210 नंबर का यहाँ पे टोटल पेपर होता है। और फिर इसके बाद एक सेशन 15 मिनट का होता है डेटा एंट्री का, टाइपिंग टेस्ट होता है, और ये उसी जस्ट एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही हो जाता है, तुरंत ही। और फिर जो जीएसओ की मेन है, जीएसओ के लिए आपको एक अलग पेपर देना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, जीएसओ की पोस्ट के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर देना पड़ेगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो 200 नंबर का पेपर रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं स्टैटिक्स के। अभी इस पे जब हम लोग आगे चल के प्रैक्टिस हल करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे, बेसिक लेवल पे की स्टैटिक्स का क्वेश्चन होता है, और अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ाई करें तो आसानी से ये पोस्ट निकल जाती है, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पे थोड़ा सा मेन पार्टी की तुलना में, मेन सेक्शन की तुलना में यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन कम होती है। ठीक है, तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है कि सिलेबस इसका जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर या फिर जीएसओ की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, लगभग यही सिलेबस एएसओ की पोस्ट के लिए भी है। और इसमें कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट हैं, सॉरी कुछ एडिशंस हैं, कहीं पर तो कुछ एडिशन भी नहीं है, सेम यही सिलेबस कंटिन्यू कर दिया गया है। तो जहाँ जिस तरीके की एलिजिबिलिटी है उस तरीके से यहाँ पे आप लोग फॉर्म भरिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए, उसकी तैयारी करिए।
अगर इस सिलेबस, पहले सिलेबस को हम कवर कराएंगे, इस सिलेबस के अलावा अगर आपके पास कोई भी सिलेबस मतलब एक्स्ट्रा है कि हमें एएसओ किसी स्टेट में मान लीजिए कि इसके अतिरिक्त सिलेबस है, तो आप लोग हमें इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए और वो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या है, कलेक्शन, पहला जो चैप्टर है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, पहला चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, टेबुलेशन ऑफ डेटा, ग्राफ, चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना हमें पढ़ना है पहली यूनिट में। ठीक है, पहली यूनिट में अगर आप लोग बीएससी किए होंगे तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो सेमेस्टर के सिलेबस हैं, जो प्रेजेंट टाइम में सेमेस्टर के सिलेबस जो लागू हैं अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें देखेंगे तो पहला चैप्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पार्ट ए का पोर्शन है वो पूरा सिलेबस यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। ठीक है, बस वहाँ पे न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल का कुछ अलग टर्म जोड़ा जाता है, बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, जो आपके वहाँ पे सब्जेक्टिव में जो पेपर्स, जैसे मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ भी आपके से पूछा जाता है। ठीक है, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दूसरे टॉपिक है, दूसरी यूनिट है। इसमें क्या है, कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे यूनिट में, दूसरे टॉपिक में। और यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि लगभग 2-3 क्वेश्चन यहाँ से और लगभग 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा रहता है हर पेपर में, लगभग हर पेपर में रहता है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्सन, फिर उसके बाद रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन। ठीक है, इनकी चर्चाएं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 3 यूनिट का सिलेबस हुआ। फिर अब इसके बाद अगली चौथी यूनिट में हमारे पास क्या है, चौथी यूनिट हमारे पास ये है। तो चौथी यूनिट में मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस की चर्चा की गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, डिफरेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, इस तरीके की यहाँ पे जो यूनिट्स लिखी गई हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बताई जाएंगी। जितना आपको सिलेबस में है उस तरह ही पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा जो है आपका सिलेबस से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि नौकरी लगने के बाद स्टैटिक्स का कोई विशेष यूज नहीं होता। ठीक है, जो आप लोग मैथमेटिक्स अभी तक जो पढ़े हैं उसका नौकरी में कोई यूज नहीं है, ना के बराबर यूज है। ठीक है, इसलिए आप सिलेबस जितना है आप उतना ही पढ़िए। बहुत अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो आप एमएससी पीएचडी कर सकते हैं अपने लेवल पे, या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, लेकिन मतलब यहाँ पे जो नौकरी के स्तर पे है उतना ही हम यहाँ पे उसकी चर्चाएं करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन अगला चैप्टर है, 5वां यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर स्कैटर डायग्राम, सिंपल कोरिलेशन, कोफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन लाइन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से भी एक अलग टॉपिक है। इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चंस भी रहते हैं, हर साल लगभग रहते हैं। फिर मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन फॉर 3 वेरिएबल्स ओनली। ठीक है, फिर यहाँ पे अगली यूनिट है 6 नंबर, प्रोबेबिलिटी थियरी। प्रोबेबिलिटी थियरी थोड़ी सी टफ मानी जाती है। जो प्रोबेबिलिटी थियरी है इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको क्वेश्चन आ ही जाए, क्योंकि क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तब ज़्यादातर केसेस में क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, और थोड़ी सी ये अन्य की तुलना में थोड़ी सी ये टफ मानी जाती है। तो मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थियरम, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें मतलब की गई हैं। मतलब ये इसके सिलेबस में बेस थियरम वगैरह, बेस थियरम से तो ना के बराबर क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन हल करना काफ़ी लंबा हो जाता है। बेस थ्योरम हालांकि बताएंगे हम, ऐसा नहीं बताएंगे आपको, लेकिन बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाता है वहाँ पे मुश्किल होता है थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन, क्योंकि उसका कैलकुलेशन जटिल हो जाता है।
और जब इसके बेस थ्योरम पे अगर क्वेश्चन हो तो उसको रिंग करके आप आगे ही बढ़ जाइए या उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, बाद में जब टाइम बचेगा तभी उस क्वेश्चन को हल करिए, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली यूनिट है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसमें क्या है, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर हायर मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, यहाँ से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल बहुत इसके बेसिक क्वेश्चन, बेसिक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ भले आपसे पूछ ली जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाए, फिर मार्जिनल और इस सब तरीके से अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो वो एकेडमिक का पार्ट होता है। एकेडमिक में क्या होता है कि आपके पास टाइम होता है पर्याप्त कि आप एक एक क्वेश्चन पे आधा घंटा या 15 मिनट इस तरीके से टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास 100 क्वेश्चन है और टाइम देख रहे हैं तो लगभग वही लिमिटेड टाइम निर्धारित किया गया है मतलब एसएससी की तरफ से। तो जो लिमिटेड टाइम आपके पास निर्धारित किया गया है उसी टाइम में आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो अगर इस टाइप का भी यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आ रही, कैलकुलेशन कुछ दिया है, तो फिर इसको भी रिंग करके आगे बढ़ जाइए और बाद में देखिएगा इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद सैम्पलिंग थियरी आती है। सैम्पलिंग थियरी में क्या है, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक, और फिर सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी फेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट ओनली, सैंपल साइज डिसीजन। ये ध्यान में रखिएगा, जितनी भी यहाँ पे सैम्पलिंग लिखी गई हैं सभी सैम्पलिंग से में एक दूसरे में डिफरेंसेस क्या हैं उनकी, उन पे या कंसेप्चुअल क्लियरिटी या एक दूसरे मतलब एक, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम क्लस्टर सैम्पलिंग क्यों पढ़ते हैं, या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्यों पढ़ते हैं, या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्यों पढ़ते हैं। तो जो एक दूसरे के एक्सेप्शंस हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और एक्सेप्शंस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे सैम्पलिंग का, तो वहाँ पर कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्शंस पे ध्यान दे रखिएगा। क्वेश्चन तो जो नॉर्मल आते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड एस्टिमेटर है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, फिर मोमेंट मेथड है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग है, स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट है। हालांकि यहाँ से इन सबसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ही पूछते हैं, बेस्ड ऑन टी, जेड एंड काई स्क्वायर और एफ। ये ध्यान रखिएगा, काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और काई स्क्वायर जो टेस्ट है, इससे कई बार बहुत मतलब हर दूसरे साल तो एक आध क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, मतलब पास होने का पहले तरीका दिखाइए कि इतना नंबर पाइए, पहले पास होइए। तो जो जो टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं इसको विशेष इंपॉर्टेंस के तौर पर अपने नोट्स में आप इंक्लूड करेंगे। एग्ज़ाम देने जाने से पहले इन टॉपिक पर 1 या 2 बार इसमें ज़रूर इसका रिवीजन करिए। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है। फिर उसके बाद अगला है पोर्शन कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में 1 वे एंड 2 वे क्लासिफिकेशन है। इसमें 1 वे 2 में क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम या उससे रिलेटेड जो कोवेरियंस का टर्म हम लोग जो एफ टेस्ट का यूज करते हैं, एनोवा जो एफ टेस्ट में जो वेरिएंस रेशियो का जो टर्म होता है उस टर्म को लिखने के लिए जो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर उसके कौन से टर्म यूज होते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर या टोटल सम ऑफ स्क्वायर, उनकी यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आता है। बहुत इसका 1 वे 2 वे का क्लासिफिकेशन का ग्राफ देखेंगे या उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे या उसके कैलकुलेशन देखेंगे तो कई कई पेज में लिखे जाते हैं, कई कई पेज में जाते हैं, लेकिन आपसे वो कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं पूछेगा। उन कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होता है रिजल्ट आपको डायरेक्टली बताया जाएगा और उन्हीं को यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस है। फिर कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड
कंपोनेंट बाय डिफरेंट मेथड। फिर इसके बाद मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन एंड डिफरेंट मेथड्स। फिर इंडेक्स नंबर है, मेथड ऑफ मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। फिर प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, डिफरेंट फार्मूला, बेस शिफ्टिंग एंड स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, फिर यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, तो ये इतने आपके सिलेबस हैं। और हाँ, ध्यान में रखिएगा ये इंडेक्स नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स नंबर से भी 2-3 क्वेश्चन हर साल रहता है, टाइम सीरीज से भी रहता है, यहाँ से भी रहता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से। लेकिन इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इंडेक्स नंबर से आते हैं। इंडेक्स नंबर से इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है। आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर जितने भी इंडेक्सेस हम लोग निकालते हैं, महंगाई दर या फिर जो हमारे पास CPI इंडेक्स, जो भी हमारे पास डेटा आता है वो करंट से रिलेटेड होता है और करंट में वो न्यूज़ हमेशा बनी रहती है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। बेस शिफ्टिंग से कई बार पूछा है कि जो हमारे पास GDP का बेस ईयर लिया जा रहा है वो क्या है, CPI का बेस ईयर क्या है वो लिया जा रहा है, जहाँ से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। और अगली क्लास से हम इसके सिलेबस के डिस्कशन, जो हमने सिलेबस का डिस्कशन किया हुआ है, उसमें कोशिश करेंगे कि शीघ्र जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले हम कम से कम 25-30 प्रैक्टिस सेट आपको हल करवा पाएँ। ठीक है, तो ये है L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक। किसी भी प्रॉब्लम की स्थिति में इस नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पे आपसे मतलब जो भी क्वेरी रहेगी वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी, और जो भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा वो कन्फ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।